आप सभी का हमारे YouTube चैनल। देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदी कैसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हिंदी एक भाषा है, जैसे संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, वैसे हिंदी भी क्या है, एक भाषा है। देखिए, भाषा कहते किसे हैं? भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को या मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। या तो लिख कर प्रकट करेगा या पढ़कर प्रकट करेगा। मतलब भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने मन के विचारों को प्रकट करता है या मन के भावों को प्रकट करता है, तो भाषा कहलाता है। ध्यान दीजिए, यदि आप भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे तो पूरे विश्व में जो पहले स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी आती है। मतलब जो पूरे विश्व में पहले स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी आती है। दूसरे स्थान पर जो आती है उसका नाम है मंदारिन, और तीसरे स्थान पर जो आता है जिसका नाम है हिंदी। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी के बारे में बात करें तो अंग्रेजी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में बोली जाती है। मंदारिन की बात करें तो मंदारिन चीन में बोली जाती है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी अपने देश यानी भारत और बहुत कंट्री में भी बोली जाती है। ध्यान दीजिए, यदि हिंदी के बारे में बताएं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है कि हिंदी एक राज्य भाषा होगा। और इसके विकास के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में इसके विकास के बारे में बताया गया है। आगे आप यदि इसका लिपि देखेंगे, लिपि मतलब लिखने की शैली देखेंगे, तो ये देवनागरी लिपि में आता है। मतलब हिंदी किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। आगे ध्यान दीजिए, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो हम लोगों को पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आदिकाल, जिसका उपनाम वीरगाथा काल है। और यदि इसका आप समय सीमा देखेंगे तो 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरे नंबर पर यदि देखेंगे तो जिसका नाम है पूर्व मध्यकाल, इसका उपनाम है भक्ति काल। यदि इसका समय सीमा देखेंगे तो 1375 से लेके 1700 ईस्वी तक इसका समय सीमा है। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर मध्यकाल। यदि इसका उपनाम देखेंगे तो रीतिकाल, और रीतिकाल को अन्य किस नामों से जाना जाता है तो सिंगार काल। इसका समय सीमा देखेंगे तो 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक इसका समय सीमा है। चौथे नंबर पर आता है आधुनिक काल, इसका उपनाम है गद्य काल। यदि इसका आप समय सीमा देखेंगे तो 1900 ईस्वी से लेकर अब तक का युग क्या कहलाएगा? आधुनिक युग या फिर आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा जो मेन टॉपिक है आज, वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इन चारों कालों में से। आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वह है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आदिकाल के नामकरण को लेकर कवियों में बहुत मतभेद है। कोई कहता है इसे चारण काल, कोई आरंभिक काल, कोई प्रारंभिक काल, कोई इसे संधि काल कहता है। तो ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है आज इस वीडियो में दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें पहले नंबर पर आता है सिद्ध सामंत काल। पहले नंबर पर आता है सिद्ध सामंत काल, जिसे राहुल साकृत्यायन ने कहा था। मतलब आदिकाल को जिसने सिद्ध सामंत काल कहा उनका नाम है राहुल साकृत्यायन। दूसरे नंबर पर आता है चारण काल, जिसका नामकरण जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किया था। तीसरे नंबर पर आता है आरंभिक काल, जिसका नामकरण गणपति चंद्र शुक्ल ने किया था। चौथे नंबर पर आता है प्रारंभिक काल, जिसका नामकरण मिश्र बंधु ने किया था। पांचवें नंबर पर आता है वीरकाल, जिसका नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। छठे नंबर पर आता है आदिकाल, जिसका नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था।
ध्यान दीजिए, आदिकाल को आदिकाल जिसने कहा उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन पूछेगा कि आदिकाल को आदिकाल किस कवि ने कहा, तो वह होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगले नंबर पर जो आता है जिसका नाम है आदिकाल या वीरगाथा काल, इसको किस कवि ने नाम दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को आदिकाल तथा वीरगाथा काल दोनों कहा। अगले नंबर पर आता है चारण काल या फिर संधि काल, जिसका नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था और जो कि बहुत फेमस एकांकीकार भी माने जाते हैं। और यदि इनकी एकांकी के बारे में बात करें तो इनका एक एकांकी है जिसका नाम है दीपदान की एकांकी, जो कि बहुत फेमस एकांकी है। तो ये बहुत बड़े एकांकीकार भी माने जाते हैं, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले पर आता है बीज वपन काल, जिसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। मतलब आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगले नंबर पर नोट आता है कि आदिकाल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक माना जाता है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय सीमा है वो 1050 से लेके 1000 से लेके 1350 ईस्वी तक माना जाता है। अगले नंबर पर हम ये देखेंगे कि आदिकाल के कितने कवि हैं और उन कवि के कौन कौन से रचनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, आदिकाल के जो पहले कवि आते हैं जिनका नाम है चंद बरदाई, जो कि ये बहुत फेमस कवि हैं, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी रचना के बारे में देखेंगे तो इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। जो कि बता दे कि यह एक महाकाव्य है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। एक महाकाव्य है और जो कि ब्रज भाषा में ये लिखा गया है और हिंदी का पहला महाकाव्य है ये। और पृथ्वीराज रासो जो कि इसमें बताया गया है राजा पृथ्वीराज के बारे में सब अच्छे से इसमें बताया गया है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद बरदाई की, और जो कि आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और महाकाव्यकार भी माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिए। अगले नंबर पर आते हैं दलपति विजय, जिनकी रचना का नाम है खुमान रासो। अगले नंबर पर आते हैं नरपति नाल, जिनकी रचना का नाम है भीसल देव रासो। और भीसल देव रासो के बारे में बताएं तो यह एक प्रेम कथा है। अगले नंबर पर आते हैं विद्यापति। ध्यान दीजिए, विद्यापति को मैथिली के कोकिल भी कहा जाता है और आदिकाल के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवियों में बात की जाए तो इनका भी नाम आता है। इनकी रचना के बारे में यदि आप देखेंगे तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, लेखनावली, पदावली, इनकी ये रचनाएं हैं। आगे आते हैं नल सिंह भाट, जिनकी रचना का नाम है विजयपाल रासो। स्वयंभू आगे आते हैं, जिनकी रचना का नाम है पयुम चरियू। स्वयंभू की रचना का नाम क्या है, पयुम चरियू, तो ये ध्यान देना है। आगे आते हैं विजय जिनधर्म सूरी, जिनकी रचना का नाम है स्थूल भद्र। आगे केदार भट्ट हैं। ध्यान दीजिए, केदार भट्ट कहे या फिर भट्ट केदार कहे, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। भट्ट केदार कहे या फिर केदार भट्ट है, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, जिनकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले नंबर पर आते हैं जगनीक, जिनकी रचना का नाम है परमाल रासो। अगले नंबर पर जो कवि आते हैं जिनका नाम है सारंगधर। इनकी रचना के बारे में देखेंगे तो इनकी रचना का नाम है हमीर रासो। अगले पे आते हैं अब्दुल रहमान। ध्यान दीजिए, अब्दुल रहमान कहे या फिर अब्दुल रहमान कहे, बात एक ही पर्सन की जा रही है। तो इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। इनकी रचना का क्या नाम है, संदेश रासक। अगले नंबर पर आते हैं जो कवि हैं उनका नाम है सरहपा, जिनकी रचना का नाम है दोहा कोश। पूछेगा दोहा कोश किस कवि की रचना है, तो वो कौन से होंगे, सरहपा। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को आदिकाल ऐसे याद होना चाहिए जैसे कहीं से भी क्वेश्चन बने।
पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो तुरंत आपके दिमाग में वहाँ पर आना चाहिए कि चंद बरदाई, जो कि ये महाकाव्य है और ये महाकाव्य है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ऐसे चीज़ों को याद रहना चाहिए। जैसे पूछेगा जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, तो भट्ट केदार या फिर भट्ट केदार। ध्यान दीजिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का मतलब हो सब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो याद होना चाहिए। सब कम पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ो सो एक बार में याद हो जाए, और यही पढ़ाई का ही मतलब भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगले पर जो आते हैं अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के बारे में हम बताएं तो इनकी रचना का नाम है नजर-ए-हिंद, और यह खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं, और इन्हें तोता-ए-हिंद भी कहा जाता है। मतलब अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि भी दिया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, हम बताएंगे आप लोगों को आदिकाल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिए, आदिकाल की विशेषताओं के बारे में बताएं तो आदिकाल के टाइम पीरियड में, मतलब समय सीमा में जितने भी कवि बिलोंग करते थे, उन्होंने ज़्यादातर युद्धों का सजीव चित्रण किया, और जितने भी वीर योद्धा होते थे उन सभी की गाथाओं को गाया करते थे। मतलब वीरों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें किया करते थे आदि काल में। तो ध्यान दीजिए, आदिकाल में जो पहला आता है विशेषताएं, इसमें आता है अप्रमाणिक रचनाएं। दूसरे नंबर पर आता है युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण। तीसरे पर डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। चौथे पर जो आता है वो सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। पांचवें पर आता है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन। मतलब इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। तो अगले नंबर पर जो आता है, ध्यान दीजिए, अच्छा, इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान दीजिए आदिकाल में जितने भी कवि बिलोंग करते थे वो वीरों के गाथाओं को गाते हैं। ये पहले हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आदिकाल को वीरगाथा काल आखिर क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस काल को इसलिए कहा जाता है वीरगाथा काल, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि बिलोंग करते थे सब वीरों की गाथाओं को गाते थे। इसी से रिलेटेड मैं दो सहेलियों का संवाद जो कि आप लोगों को बता रहा हूँ। दो सहेली आपस में बात करती हैं, और एक सहेली दूसरे सहेली से कहती है कि भला हुआ जो मारया भगनी हमारा कंतु। हे सखी, भले हुआ जो मारया भगनी हमारा कंतु, मतलब भले हुआ मैं धन्य हो गई जो कि हमारे पति देव युद्ध में मारे गए। तो अगले दूसरी सहेली थी वो पूछी कि आप ऐसा क्यों कह रही हो। तो फिर से वो उत्तर दी लेडी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ध्यान दीजिए, हमारे पति यदि युद्ध से वापस घर लौट कर आते तो मैं अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पाता, मतलब मेरा चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता, इसलिए मैं धन्य हो गई कि मेरे पति देव युद्ध में मारे गए। ये ध्यान दीजिए, बात कर रहा हूँ मैं आदिकाल जो कि 1000 से लेके 1350 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। और आज का युग जो चल रहा है वो मॉडर्न युग चल रहा है, मतलब आधुनिक काल का युग चल रहा है। आज यदि कोई नारी ऐसे कह दे तो आप समझ सकते हैं, आज के युग में यदि किसी भी नारी के लिए यदि उसका पति देव है तो उसके लिए समझो सब कुछ है। तो ये उस टाइम पीरियड में बताया जा रहा है। तो यह है आदिकाल की विशेषताएं हैं, इसीलिए इस काल को वीरगाथा काल कहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं इधर। अगले नंबर पर आता है, ध्यान दीजिए, जो आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ अपने हृदय का उद्गार प्रकट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्य काल, मतलब पूर्व मध्य काल या फिर भक्ति काल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको बता दिए कि पूर्व मध्य काल का उपनाम क्या है, भक्ति काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्य काल या भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्य काल या पूर्व मध्य काल या फिर भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। आगे देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने, इन्होंने भक्ति काल या फिर पूर्व मध्य काल को स्वर्ण काल कहा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पूर्व मध्य काल को किसने स्वर्ण युग कहा
और किसने स्वर्णकाल कहा। तो पूर्व मध्यकाल को स्वर्णयुग जिसने कहा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल को जिसने स्वर्ण काल कहा वो है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, ध्यान दीजिए, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि भक्ति काल क्या होता है और भक्ति काल की जो दो शाखाएं होती हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। और सगुण में भी दो होते हैं, एक होता है आपका कृष्णाश्रयी, एक होता है रामाश्रयी। फिर यदि निर्गुण में आप बात करेंगे तो एक होता है ज्ञानाश्रयी और एक होता है प्रेमाश्रयी। उन सभी से जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और हाँ, यदि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।